नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा और आज हम चर्चा करेंगे जीएसटी 2.2 रिफॉर्म, जिसके जरिए सरकार ने लोगों को राहत देने की कोशिश की है और ये राहत देने के लिए लागू किया गया है, लेकिन साथ साथ यह बिजनेस और टैक्स पेयर्स के लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आया है। अब सवाल ये है कि जीएसटी 2.0 में बिजनेस के सामने सबसे बड़ी कंप्लाइंस चैलेंजेस कौन कौन सी होगी और वे पहले कैसे तैयारी कर सकते हैं। कड़े डिजिटल रिपोर्टिंग और डेटा वेरिफिकेशन टूल्स से टैक्स पेयर्स के डे टू डे कंप्लाइंस में क्या बदलाव आएगा। नॉन कंप्लाइंस पर केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि रिप्यूटेशनल रिस्क भी कितना बड़ा खतरा बन सकती है। हिडन कॉस्ट जैसे डिले रिफंड, ऑडिट स्क्रूटनी और आईटीसी क्लेम रुकना, इनका हिसाब कैसे लगाए। और सबसे अहम, नई व्यवस्था में पेनल्टी, इंटरेस्ट कॉस्ट और लिटिगेशन से बचने के लिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ है सीए मंदार तेलंग, जॉइंट सेक्रेटरी, बॉम्बे चार्टेड अकाउंटेंट्स सोसाइटी BCAS। वे हमें समझाएंगे कि जीएसटी 2.0 के दौर में कंपनियां, एमएसएमईज और टैक्स प्रोफेशनल किस तरह अपनी भूमिका बदले और आने वाले वक्त में लिटिगेशन किस दिशा में जाएगा और आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं जीएसटी 2.0 के कंप्लायंस का नया चेहरा सिर्फ टैक्स मंत्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार जी, आज हमारे शो में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं शुरू यही करूंगा, 22 तारीख से हमने देखा है जीएसटी 2.0 शुरू हो गया है, लेकिन कुछ व्यापारियों से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था लोगों को तो राहत मिलेगी लेकिन हमारा काम बहुत बढ़ गया है, टैक्स का काम बहुत बढ़ गया है। क्या आप इससे सहमत है? अनुराग जी, सबसे पहले तो आप सबको त्योहार जो त्योहारों के दिन चल रहे हैं उन सबकी बधाइयाँ। हमें एकदम करेक्ट वक्त पे एक गिफ्ट मिला है सरकार से। जो सारे हमारे ग्राहक हैं उनको तो डेफिनेटली जो भी कटौती हुई है टैक्स की, उसकी जो भी बेनिफिट है वो तो मिलने वाली है। बट वी हैव टू, हमें ऑल्सो भी ये भी देखना होगा कि व्यापारियों की तरफ से जब ये टैक्स कटौती घोषित की गई तो उन पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट जो मुझे दिखा वो ये था कि जिस व्यापारी ने एक पर्टिकुलर वस्तु को हायर रेट से परचेज किया था, वो आज जब भी उसको बेच रहा है तभी उसको उसके ऊपर कम टैक्स लगा के उसको ग्राहकों को देना पड़ रहा है। तो दो टाइप के व्यापारी होते हैं। एक जो व्यापारी छोटे होते हैं, जो कंपोजिशन डीलर होते हैं या अनरजिस्टर्ड डीलर होते हैं, जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। उन्होंने जब भी एक वस्तु परचेस की थी तभी उसके ऊपर 112 रुपया दिया था, 12 रुपये टैक्स दिए थे। आज अभी वो बेचेंगे तभी उनको 105 रुपये ही कलेक्ट कर पाएंगे, तो 7 रुपये का तो नुकसान होगा। वो 7 रुपये का जो नुकसान है, टेम्पररी नुकसान है, बहुत कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी नाराजगी है उन लोगों में। जो लोग टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं उनको भी थोड़ा बहुत और थोड़ा एक्सपेक्टेशन था। बिकॉज उस पहले जो 12 रुपए का टैक्स मेरा क्रेडिट पड़ा हुआ है, आज उसके अगेंस्ट में सिर्फ 5 ही रुपया इस्तेमाल कर सक रहा हूँ। 7 रुपया मैं इस्तेमाल अभी नहीं कर पाऊंगा, मैं बाद में कर पाऊंगा। तो थोड़ा कैश फ्लो का वहां पे इशू होने वाला है। सो ये कुछ इनिशियल जो दिक्कतें हैं, जो हम ट्रांजिशनल दिक्कतें कहते हैं, वो एक सवाल है जो ठीक तरह से एड्रेस हो सकता था। बट ओवरऑल फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन पब्लिक एट लार्ज, ये तो दिवाली बोनांजा बोलो, दसरा बोनांजा बोलो, दिवाली में बोलने वाले थे, दशहरे से चालू कर दिया। सो काफी अच्छी राहत है। बिल्कुल, लेकिन अब आप जैसे बता रहे कि कंप्लायंस की दिक्कत होगी ही, तो जो व्यापारी है, टैक्स पेयर्स है, वो किस तरह की चुनौतियों का सामना करेंगे और उसके लिए अभी से ही रेडी हो जाए कि जो चुनौती हो लाइटर फ्रेम पे ही हो। सो कंप्लायंस पे आपने आपके स्टार्टिंग में कहा रेपुटेशनल रिस्क और वो सब चीजें का सी, सरकार का कहना है कि जो भी टैक्स कटौती हुई है वो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। तो आज भी कुछ चीजें ऐसी है जहां पे इंटरप्रिटेशनल, मतलब एक पर्टिकुलर वस्तु का कर 12 से 5 हुआ है या 12 से 18 हुआ है, इस पे थोड़ी इंटरप्रिटेशनल एम्बिग्यूटीज है। तो उस वक्त अगर एक मैन्युफैक्चरर ऐसे सोचता है कि नहीं, ये 5 नहीं 18 ही रहना चाहिए, और वो जब भी वो पर्टिकुलर चीज को मार्केट में बेचता है और ग्राहक को लगता है नहीं ये 18 नहीं 5 होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स आएगी, एंटी प्रॉफिटिंग ये पास ऑन नहीं कर रहे। तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर वस्तु का दर
अगर टैक्स के वजह से कम नहीं हुआ हो या बढ़ा हो तो ओनली बिकॉज कि लोगों को देना नहीं है, बट कभी कभार कुछ कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यूज के वजह से भी ऐसे हो सकता है। जैसे कि सोप, टॉयलेट सोप मतलब क्या, इसमें बहुत सारी इंटरप्रिटेशनल इश्यूज हो सकते हैं। तो वो एक चीज है, लोगों को देखनी पड़ेगी कि क्या है। अबाउट दी अदर कंप्लायंस, लोगों ने स्टिकरिंग बिकरिंग बराबर से किया है कि नहीं किया है, उसमें भी कुछ चीजें ऐसी है, उसमें भी थोड़ा रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है। लोगों को लगेगा अरे ये तो अभी भी ज्यादा अमाउंट पे ही कर रहे हैं, ठीक तरह से पास ऑन नहीं कर रहे, तो वो चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जो भी ट्रेडर्स है उनको। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे डिजिटल रिपोर्टिंग और डेटा वेरिफिकेशन के इतने सारे टूल्स हैं, तो इससे कंप्लाइंस जो है, टैक्स पेयर्स का रोजमर्रा का जो कंप्लाइंस है वो और बढ़ेगा? क्योंकि आजकल एआई है, एआई में जिस तरह से डेटा आपने इनपुट दिया वो हर जगह से फेच करके आपको कंप्लाइंस करना ही पड़ेगा। सो दो तरह की चीजें हैं। एक तो ऐसा है कि बायर और सेलर, परचेसर जो परचेस कर रहा है और सेल कर रहा है, दोनों को रिपोर्ट करना पड़ता है, दोनों की कंप्लायंस होती है। तो ए ने, जो सेलर है, उसने कुछ रिपोर्ट किया और बी ने जो परचेस किया है उसका अगर उसमें कुछ डिस्प्यूट हो या कुछ अलग रिपोर्टिंग हो गई तो सिस्टम में वो फ्लैग होता है। आज ये एआई का जमाना है, एआई के जमाने में लोगों को इनपुट लगता है, जितना इनपुट ज्यादा उतना एआई आपको ज्यादा अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग देगा। तो दो तरीके प्रॉब्लम्स, या प्रॉब्लम्स बोलो या कुछ भी बोलो, आ रहे हैं। एक तो दो अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग रिपोर्टिंग की है उसके वजह से बहुत सारे रिपोर्ट जनरेट हो रहे हैं। तो आज जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो कायदे के, जो टैक्स अथॉरिटीज है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से सही रिपोर्ट कौन सा है। इससे इंक्वायरीज बढ़ रही है। दूसरा, कभी कभी एक ही आदमी आज जीएसटीआर 1 भरता है, जीएसटीआर 3B भरता है, फिर जीएसटीआर 9 भरता है, फिर 9C भरता है। तो अलग अलग रिटर्न्स एक ही आदमी भर रहा है अलग अलग वक्त पे, उसके वजह से भी बहुत डेटा जनरेट हो रहा है और कभी कभार उसमें एडजस्टमेंट्स होती है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। इन सब कारण के वजह से बहुत डेटा जनरेट हो रहा है और जितना डेटा ज्यादा उतना टैक्स अथॉरिटीज को उसके ऊपर एक्शन लेने की जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनका फ्लेक्सिबिलिटी है, हथियार आ जाता हाँ, है। हथियार आ जाता है, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और फिर थोड़ी दिक्कतें ग्राउंड लेवल पे चालू होती है। तो ये एक कंप्लायंस का बड़ा टेंशन है कि एक ही चीज जब भी मल्टीपल लेवल्स पे रिपोर्ट होती है अलग अलग लोगों से, अलग अलग फॉर्म्स में, और डेटा जनरेट होता है, तो उसको आप कैसे तरीके से यूज करोगे, वो एक सबसे बड़ा और चैलेंज वो तिल का फिर ताड़ बन जाता है। ऐसे तो लग रहा है। बिकॉज कैसा है, पॉलिसी मेकिंग इज वन पार्ट, वो एक चीज है, एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अनदर वे। तो आप उसको किस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हो या एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो काफी मायने रखता है। बिल्कुल। तो 22 तारीख से जब से जीएसटी के रिफॉर्म लागू हुआ उसके बाद हमने देखा भी, कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के द्वारा बताया गया था कि उनको 3000 से ज़्यादा शिकायतें मिली और इन शिकायतों का माना जाए कि अभी एक तरह से नॉन कंप्लाइंस से जुड़ी होगी। बिल्कुल। तो नॉन कंप्लाइंस की जब बात आती है तो किस तरह का पेनल्टीज है, फिनेंशियल पेनल्टीज है, और जिस तरह से आपने कहा कि रेपुटेशन जो है तो साख पे भी असर पड़ता है। तो फिनेंशियल साख तो एक अलग चीज है क्योंकि आपने कई सालों से बनाई होती है, लेकिन जो फिनेंशियल पेनल्टी है वो कितनी बड़ी होती है और क्या उससे आसानी से निपटा जा सकता है? सर, फिनेंशियल पेनल्टीज जो है एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर है, वो सिर्फ जीएसटी कायदे के ऊपर से नहीं आती है। वो बहुत बार लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट होता है, आपका एनपीपीए अथॉरिटी होती है फॉर ड्रग्स एंड फार्मास, उनके यहाँ पे होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि ये पेनल्टीज जो है, अभी कायदे में दो टाइप के पेनल्टी होती है। जीएसटी में जो पेनल्टी है 10% ऑफ द टैक्स इज वन पेनल्टी, 100% ऑफ द टैक्स इज अनदर पेनल्टी। सो अगर आप टैक्स कलेक्ट करके पे नहीं करते हो, या फिर आपको लगता है कि कुछ टैक्स 5% है बट गवर्नमेंट को लगता है वो 12% या 18% है, तो उसका जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट 10% से 100% पेनल्टी लगा सकती है। अगर छोटा मोटा नॉन कॉम्प्लायंस भी हो गया तब भी उसके ऊपर एक 25,000 तक का जनरल पेनल्टी जुर्माना लग सकता है। अभी पेनल्टी बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ डिटरेंट इफेक्ट होता है कि किसी को एक पर्टिकुलर कंप्लायंस करने के लिए आप प्रेरित करो। अगर नहीं करेंगे तो उसको डराओ कि हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। आप डराते हो तब तक ठीक है, बट आप एक्चुअली पेनल्टी जब रिकवर करते हो तभी थोड़ा लिक्विडिटी इशू होते हैं, रेपुटेशनल रिस्क होता है, सब चीजें आ जाती है ट्रेडर के ऊपर। और भले उसका खुद का इंटेंशन ना हो कि लॉ कंप्लाई ना करे,
तो वो एक दिक्कत आ रही है ये पर्टिकुलर केस। तो इसमें सर पेनल्टी के अंदर कुछ हिडन पेनल्टी या हिडन कॉस्ट भी होता है, जैसे पेनल्टी लगी है और प्रोसेस पूरा रुक गया है तो आपको आईटीसी नहीं मिल पाएगा, बाकी जो आपके रिफंड में देरी होगी, ऑडिट में देरी होगी, ऑडिट की जांच होगी, तो ये इसको कैसे मापा जा सकता है? हाउ कैन वी गेज इट? सर सबसे दिक्कत जो आ रही है वो है मैचिंग के। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, जो पोर्टल के एआई के थ्रू जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं, उसमें अगर बहुत बड़ा डिफरेंस हो तो कभी कभार एग्जीक्यूशन जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देते हैं। अभी एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो आप किसी को जीएसटी चार्ज नहीं कर पाते हो और उसके वजह से काफी दिक्कतें होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आज जो बिजनेसमैन के पास चैलेंज है वो ये है कि उनको ये जो मैचिंग है वो ठीक तरह से करनी पड़ रही है। अगर मैचिंग नहीं है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, उसका गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिप्लाई देना जरूरी हो रहा है। तो ये सब चीजों की वजह से थोड़ा उनको हिडन कॉस्ट, मतलब अभी आप इसके लिए कंसल्टेंट को के पास जाओगे, उनको उनकी फीस दोगे, फिर अगर कल उठ के कोई क्वेरी आती है तो वापस आप कोई लॉयर के पास जाओगे या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे जो आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ और चार्ज करेगा। सो वैसे वो हिडन कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है ये पर्टिकुलर चीजों में। और कैश फ्लो जो अटक जाता है आपका, जब भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है, उसका जो इंटरेस्ट एक तरह से पेनल्टी, इंटरेस्ट, लिटिगेशन, 3 तरह की चीजें हो बिल्कुल गई। सर, बिल्कुल सर। तो जो इससे बचने के क्या उपाय है सर? क्योंकि आप तो अपने क्लाइंट्स को सलाह देते होंगे, आपकी इतनी बड़ी संस्था भी है, तो इससे बचने के क्या उपाय है कि आप इससे बच जाए? क्योंकि एक बार आप फंस गए तो मामला लंबा चलेगा। एक तो सबसे बढ़िया है कि आपको आपकी आंख और कान खुले रखने चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। जो बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी है जहाँ पे मैं सेक्रेटरी हूँ, हमारा काम ही वो है कि हम हमारे सारे जो मेंबर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स या जो उनके पास काम करते हैं, उनको ठीक तरह से जब भी कुछ नया डेवलपमेंट होता है उनका अभ्यास करवाना उनको जरूरी होता है। तो वो अभ्यास करना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि डे टू डे डेवलपमेंट जो होती है उसमें मतलब क्या है, अपडेटेड रहे, जो भी अपडेटेड रहे। डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंडली आपको और टाइम सर टू आप टाइम, टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट भी करते होंगे? बिल्कुल तो बिल्कुल। कहाँ, फिनांस मिनिस्ट्री में? तो फिनेंस मिनिस्ट्री में हम रिपोर्ट करते हैं। नॉर्थ ब्लॉक पे काफी बार हमारी रिप्रेजेंटेशन जा रही है। अभी भी रेट अभी लेटेस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या आप बताइए, हम भी कोशिश करेंगे वो वित्त मंत्रालय तक पहुंचाने की। सो कुछ दो चीजों में काफी सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये एमएसएमई के लिए भी एक थोड़ी तकलीफदायक बात है कि 6 महीने के अंदर अगर किसी ने जो भी सप्लायर है उसका पेमेंट नहीं दिया तो 180 दिन के अगर पेमेंट नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसका जो कंप्लायंस करना होता है ना वो काफी डिफिकल्ट होता है, वो मैच करना कि 180 दिन कभी हुए, क्या हो गए। और डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें 180 दिन कम पड़ जाते हैं, कभी कभी बिल लेट आता है। तो उस पे जो ये इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसको अगर कुछ कम कर पाए या उसमें से कुछ आप कटौती दे पाए 180 के बाद, 180 दिन के बाद, तो बहुत बार क्या होता है कि रिलेटेड पार्टीज होते हैं। मेरी एंटिटी है, मैंने उसको बिल किया है, मुझे जल्दी नहीं है पैसे की, फिर भी उसके ऊपर मुझे टैक्स भरना पड़ता है। गवर्नमेंट को टैक्स मिला फिर भी उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो ये जो चीजें है इसको थोड़ा कहीं मतलब पे, दोनों पार्टियों में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको पेनल्टी मतलब देनी पड़ती। दोनों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट बोलता है आप हमें इंटरेस्ट दो। तो ये जो चीजें है इसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज ऐसी है कि जो हम बता रहे हैं कि आप कितना भी करो, आपको कुछ ना कुछ तो मिस्टेक्स होती है, एरर्स होती ही है। ह्यूमन एरर है। इनफैक्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 जजमेंट्स है, वो 2 जजमेंट्स में उन्होंने यही कहा है कि ये जो ह्यूमन एरर है उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये ह्यूमन एरर की वजह से अगर किसी को बहुत तकलीफ हो रही है तो फिर वो सही नहीं है। तो उसके वजह से भी अगर वो ह्यूमन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ अलग मॉड्यूल दे, वो अभी तक आया हुआ नहीं है। सिर्फ डेटा मिसमैच का रिपोर्ट आता है, उसकी वजह से इंक्वायरी बढ़ती है, बट मुझे आगे से खुद से जाके उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक अलग रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल दे, जिसे मैं खुद बताऊंगा कि बाबा ये मेरी एरर है, आप इसको अलग से देख लो चाहिए तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म आज यहाँ पे नहीं है। तो वो जो 2 मेजर डिमांड्स है कि 180 दिन, कितने वक्त से आपकी डिमांड है, या लेटेस्ट डिमांड है या लंबे वक्त ये तो हम टाइम टू टाइम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं। और अभी भी जो
मेरे ख्याल से अगस्त के एंड में हमने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था, उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी, और अभी आगे भी करेंगे। बट इसके वजह से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है और कंप्लायंस में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो ये दो चीज़ें, 180 दिन और ये जो ह्यूमन एरर्स के वजह से जो, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये बात हम भी वित्त मंत्रालय तक पहुंचाएंगे जो आपने दो मुद्दे उठाए हैं। वापस मैं फोकस शिफ्ट करता हूं जीएसटी 2.0 पे। अब जीएसटी 2.0 के बाद, नए रिफॉर्म्स के बाद ऑडिट का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें टैक्स प्रोफेशनल्स और इंटरनल कंप्लायंस टीम की भूमिका कैसे बदलेगी, कितना उनका दायरा बढ़ेगा और ज्यादा लोगों के लिए मौके हैं? जी हाँ, मौके सबके लिए है, बट 22 सितंबर ये जो डेट है, इस डेट के आजू बाजू वाले जो भी ट्रांजैक्शंस है, वो सारे ट्रांजैक्शंस अभी ऑडिट में ज्यादा चेक होंगे, ओके। ऐसे लग रहा है। बहुत सारे, बिकॉज एक एक चीज ऐसी हो गई, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक था, वो एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर जो भी बेनिफिट्स थे, उसके वजह से कॉम्पेंसेट करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले मैं 118 में लिया था, अभी मुझे 105 में देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारी क्रेडिट नोट्स या कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ तरह का बेनिफिट बड़े कंपनियों ने छोटे ट्रेडर्स को पास ऑन किया हुआ है। तो ऐसे हो सकता है कि वो स्कैनिंग में आ जाए, उसमें इंटरप्रिटेशनल इशू हो जाए, उसके वजह से कुछ डिमांड्स आवे। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो ऑडिट में दिक्कतें दे सकती है। कंप्लायंस में आज क्रेडिट नोट्स के ऊपर बहुत इंक्वायरी चल रही है, आज बहुत रिजिडिटी है। अभी कुछ एक वीक पहले उन्होंने वो रिजिडिटी कम करने की कोशिश की। पहले सब ऑटोमेटिक आता था, आपको कोई चांस नहीं था, जो है वो आपको आपको एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ता था। अभी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो उनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, हम भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस तरह से वो कंप्लायंस थोड़ा चेंज हो रहा है। ऑडिट में ये जो 22 सितंबर के आजू बाजू के जो ट्रांजेक्शन हो गए, उस पे फोकस ज्यादा होगा। 22 सितंबर के आजू को कि कई लोगों ने एडजस्टमेंट किए कुछ होंगे। एडजस्टमेंट हो गए होंगे, किसी ने गुड्स रिटर्न भेजे होंगे, बिकॉज उनको नुकसान हो रहा है तो उन्होंने रिटर्न भेजे। किसी ने सिर्फ पेपर पे दिखाया होगा हम रिटर्न भेज रहे, एक्चुअल में रिटर्न नहीं हो किया होगा, बिकॉज लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें शायद और से, जिसने सेस भरा होगा, क्योंकि मैं ऑटो की बात करूं तो गाड़ियों पे जो बड़ी गाड़ियां थी वहां पे सेस का कंपोनेंट था, अभी वो हटा दिया गया है। तो जिस ऑटो डीलर ने सेस भर दिया और फिर वो गाड़ी ली, तो उसका तो वो नुकसान हो ही गया। अभी तक तो ऐसे इंटरप्रेट हो रहा है कि वो नुकसान है, बट कुछ प्रीवियस पीरियड में सिमिलर, जब ये सब अपना सर्विस टैक्स से, एक्साइज से जब हम जीएसटी में आए थे 2017 में, उस वक्त भी सिमिलर प्रॉब्लम्स थे। उस वक्त जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गया था, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ कुछ जजमेंट्स है, उसे इतना कर सकते हैं कि उनका नुकसान नहीं होगा, उनको लिटिगेट करना पड़ेगा, बट उनका नुकसान नहीं होगा। अभी अगर गवर्नमेंट खुद आके उनको दोनों हाथ से दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें फाइट करनी पड़ेगी, वही लगा। फाइट करनी बट पड़ेगी। फाइट करने से मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अभी चला क्योंकि गया। उनके पास एक स्टैंड पॉइंट होगा, उनके पास हाँ, वो होगा कि उसमें भाई। लीगल है, कुछ हाँ। पास प्रेसिडेंट्स अवेलेबल है, तो ऐसे नहीं है कि उनका वो पूरा नुकसान ही होगा, बट फाइट करना पड़ेगा। तो जितनी तकरार है, उतनी जितनी कम हो, उतना सरलता अच्छी है, उतना सबके लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने अगर खुद ही सही दे दिया तो अच्छी बात है। अभी आपने एमएसएमई की बात करी, तो एमएसएमई जिस तरह से सरकार का फोकस है और एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा सेक्टर है, तो वहां पर जब टैक्सेशन की और बात आती है, तो क्या उनको और ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? देखिए, अनुभव तो ऐसा है कि एमएसएमई में बिजनेस के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, कंप्लायंस के ऊपर उतना फोकस नहीं होता है। तो बहुत बार वहां पे कुछ चीजें हो जाती है, एरर हो जाती है, इंटेंशनली नहीं, बिकॉज आपने सिस्टम्स ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं किए हो, या आपने जिस कंसल्टेंट को डेटा दिया हो वो ठीक तरह से नहीं दिया हो, या कभी कभार पैसा कम होता है, फी कम होता है, तो कंसल्टेंट उतना ध्यान नहीं दे पाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो भी आज उसको कुछ जुर्माना भुगतना पड़ता है बाद में, उसके वजह से उसको तकलीफ होती है, वो सरप्राइज एलिमेंट आ जाता है, अरे मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है, और सडनली एक नोटिस आ जाती है जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाता है, और फिर पता नहीं चलता है कहाँ से है। और इनके क्या होता है, इनके कंसल्टेंट बहुत बार चेंज होते रहते हैं, बिकॉज छोटे हैं, उनके कंसल्टेंट चेंज होते रहते हैं, फिर ये किसने किया,
एम्प्लॉयज चेंज होते रहते हैं, तो एम्प्लॉयज चेंज होंगे, कंसल्टेंट चेंज होंगे, डेटा एक जगह पे नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें उनके हाथों में है, डेटा सही रखना, एम्प्लॉयज का जो भी हैंड ओवर है वो ठीक तरह से लेना। तो एटलीस्ट ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो एटलीस्ट जो शॉकिंग एलिमेंट है वो तो नहीं आएगा, उतना तो पता चल जाएगा। और जो सिस्टमेटिकली कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है वो तो करनी पड़ेगी। इट्स अ बजटेड कॉस्ट, दे हैव टू बजट सम कॉस्ट टुवर्ड्स कंप्लायंस, दे हैव टू टेक दैट सीरियसली। तो आगे जाके तकलीफ हो जाती है और सरप्राइज एलिमेंट किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। आखिर में अब मैं आपसे जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में समझूंगा। ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है, इससे लोगों जो व्यापारी है, कारोबारी है, टैक्स पेयर को कितना फ़ायदा होगा, इसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कितना गेम चेंजर होगा? सी, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है बिकॉज 2017 से जब भी जीएसटी कायदा लागू हो गया, 2-3 साल के बाद काफ़ी लिटिगेशन आ गया, वो लिटिगेशन में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। आज बहुत सारे मैटर्स है वो कमिश्नर अपील, फर्स्ट अपीलेट लेवल से आगे चले गए हुए हैं। अभी यहाँ पर आके वो रुक गए हैं, अभी आगे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल जो फॉर्म हुआ है उसके प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में बैठे हैं, 31 स्टेट बेंचेस है। ये सब के वजह से जो भी ये पेंडिंग लिटिगेशन है, ये पेंडिंग लिटिगेशन को एक पाथ मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा। और बहुत सारे लिटिगेशन, मेरा एक्सपीरियंस है कि दे आर नॉट रियली स्पीकिंग लिटिगेशंस, वो तो निकल जाएंगे, वो तो आईसीसी के फेवर में ही आने वाले हैं। बट आज कोई डिसाइड करने वाला है नहीं है, तो बहुत अच्छी तरह से मुझे कोई डिसाइड करने वाला मिला है। स्टैगर्ड मैनर में 2026 जून तक सारे अपील्स फाइल हो जाएंगे, वो डिसाइड भी होंगे, होपफुली मे बी इन द नेक्स्ट 2 इयर्स पीरियड। जो भी लिटिगेशन की पेंडेंसी है वो सारी कम हो जाएगी। आज नेशनल बेंच जो प्रिंसिपल बेंच है उन्होंने एंटी प्रॉफिटरिंग के मैटर्स ले लिए है, उसके ऊपर तो चालू हो गया है काम। तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, मच अवेटेड डेवलपमेंट आई वुड से। बिल्कुल, मच अवेटेड डेवलपमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया मंदार जी, आज हमारे शो में आने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और तमाम चीज़ों को विस्तार से बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग जी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स कलेक्शन का सिस्टम नहीं है, बल्कि कंप्लायंस ड्रिवन फ्रेमवर्क भी देखने को मिलेगा। कड़े डिजिटल रिपोर्टिंग टूल्स, डेटा वेरिफिकेशन और ऑडिट्स का बढ़ता दायरा, ये सब बिजनेस के लिए थोड़ी चुनौतियां भी लाएगा और अवसर भी देगा, मौके भी देगा। सीए मंदार तेलंग ने हमें बताया कि अगर कंपनियां सही बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाए, समय पर सिस्टम अपग्रेड करे और अपनी टीम को ट्रेनिंग दे, तो पेनल्टी, इंटरेस्ट और लिटिगेशन से आसानी से बचा जा सकता। याद रखिए, जीएसटी 2.0 में प्रोएक्टिव अप्रोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यानी जितनी तैयारी आज करेंगे उतना ही कल का रिस्क कम होगा। इसी संदेश के साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मेहमान मंदार तेलंग का और आप सभी दर्शकों का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नए मुद्दे और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।